बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का टॉपिक लेकर हाजिर हूँ। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो हैं ये भी कंजंक्शंस हैं। जैसे आपने फैन बॉयज पढ़ा था। आप देखें पिछली बात को इस बात के साथ जोड़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो भी कंजंक्शन ये भी कंजंक्शन, लेकिन दोनों का फ़र्क ज़मीन आसमान का है, दोनों का रोल अपोजिट है। अब जो फैन बॉयज थे या आपको ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन थे, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने दो आज़ाद जुमलों को लिया और उनको जोड़ दिया और उनका जो स्टेटस था वो आज़ाद ही रहा। यानी इंडिपेंडेंट क्लास और इंडिपेंडेंट क्लास ही रही। एक इंडिपेंडेंट क्लास इधर से पकड़ी, एक इधर से पकड़ी, उनको जोड़ दिया और उनका जो स्टेटस है वो चेंज नहीं किया। अब जो उन्होंने जोड़ने का काम किया था, जोड़ने का काम किया था, अब जो है सिर्फ यानी एक चीज को पकड़ के दूसरी चीज के साथ जोड़ दिया, वो वही रही। जैसे एक ईंट को दूसरी ईंट के साथ आप लगा दे, ऊपर वाली ईंट भी ईंट है, नीचे वाली ईंट भी ईंट है। लेकिन ये जो कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, ये क्या करते हैं, अब ये जोड़ेंगे सही, लेकिन उनका स्टेटस भी चेंज कर देते हैं। ये एक हिस्से का स्टेटस भी चेंज कर देंगे। यानी एक आजाद जो है जुमला लेंगे, एक और आजाद जुमला लेंगे, यानी इंडिपेंडेंट क्लास लेंगे, इंडिपेंडेंट क्लास लेंगे, उनको आपस में जोड़ेंगे। अब ये जिस क्लास से पहले लगेंगे उसका स्टेटस चेंज हो जाएगा, वो इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा, वो डिपेंडेंट हो जाएगा, वो ताबे हो जाएगी क्लास। वो आजाद, वो खुद मुख्तार नहीं रहेगी, बल्कि ताबे हो जाएगी। ताबे किस लिए हो जाएगी? अपने मफहूम के लिए। यानी वो खुद से फिर कोई मानी नहीं दे सकेगी, बल्कि उसको मफहूम अपना देने के लिए मेन क्लास पे जो दूसरी आजाद अभी रह रही होगी उस पे डिपेंड करना होगा। तो अच्छा, फिर वो जो है पहचान भी इसी तरीके से होती है। जब आपका कोई दो क्लासेज हैं, आपने पहचान ली और वो फैन बॉयज के साथ जुड़ी हुई हैं, तो आपने दोनों को इंडिपेंडेंट क्लासेज कहना है। लेकिन अगर वो जुड़ी हुई हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के साथ, तो फिर वो एक जो है डिपेंडेंट होगी और एक इंडिपेंडेंट होगी। इंडिपेंडेंट मेन क्लास भी कहलाएगी, प्रिंसिपल क्लास भी कहलाती है, और दूसरी उसके सबऑर्डिनेट होगी। और सबऑर्डिनेट क्लास जो होगी वो एक्सप्लेन ही करेगी मेन क्लास को, प्रिंसिपल क्लास को, इंडिपेंडेंट क्लास को। एक ही ये कंफ्यूज हो जाते हैं ना असल में। हम अलग अलग जगहों पे पढ़ते हैं, फिर पता ही नहीं चलता कौन सी बात किधर हो रही होती है। तो आगे हम लेक्चर को लेकर चलते हैं। आपने पूरी तवज्जो के साथ मेरे साथ जुड़े रहना है। बस 28 स्लाइड्स हैं और मेरे लिए बनाना बहुत मुश्किल था, और उससे बड़ा फैसला है कि मैं कितना किस पे कमेंट्री करूं ताकि आप लोग बोर ना हो। तो जी, इस पे आपने रोक के स्क्रीनशॉट ले लेना है, और इसका जो मुतबादिल लफ्ज है, इफ का मुतबादिल अगर होता है, वो आपने याद कर लेना है। अनलेस, जब तक कि ना ये इतने लफ्जों का अनलेस होता है, बशर्त ये कि प्रोवाइडेड दैट आल दो के लिए अगरचे होता है। इसी तरीके से ये सारे के सारे आपने उर्दू मुतबादिल याद कर लेने हैं, इनके भी उर्दू मुतबादिल याद कर लेने हैं। जब ये जुमले में ये लफ्ज आएंगे तो आपने फिर उनकी जो है इंग्लिश उसी हिसाब से कर लेनी है। अब लेकिन ये देख लें, जब के इधर भी है, जब के इधर भी है, तो ये भी देख लें कि जरूरी नहीं कि उर्दू का एक लफ्ज है तो उसका मुतबादिल इंग्लिश एक ही होगा, कोई भी हो सकता है, वो बाकी सेंस पे डिपेंड करेगा। तो चलें आप इसको देखें। और हाँ, ये जो है ये मैंने जो है ये कंडीशन के हैं, कलर कोडिंग कर दी है ताकि आपको आसानी से समझ जाए। कंडीशन बताने के लिए इफ अनलेस प्रोवाइडेड दैट इस्तेमाल होगा। कंट्रास्ट बताने के लिए, तजाद बताने के लिए, कंट्रास्ट में दो डिफरेंट थिंग्स को आपस में बताया जाता है, रखा जाता है, दो डिफरेंट। अच्छा, तजाद या कंट्रास्ट होता है, उसके लिए आल दो है, इवन दो है। और ये अच्छा, फिर कंट्रास्ट जो है, अगर तो कंट्रास्ट है ठीक है, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग कंट्रास्ट है तो फिर आपने, वो भी मैंने आपको बता दिया कि उसके लिए क्या इस्तेमाल करना है। वाइल जो है ये दो काम करेगा, डुअल वर्क करेगा। ये करते हैं, एक तो ये कंट्रास्ट को क्रिएट करने के लिए बताएगा या फिर टाइम को भी बताएगा, वाइल। देन जो है ये कंपैरिजन के लिए है, पर्पल कलर में है। कंपैरिजन के लिए तकरीबन यहाँ पे एक ही है, लेकिन कंपेयर और कंट्रास्ट एक ही होते हैं। कंपेयर में ये होता है कि सिमिलर थिंग्स होती हैं, कंपेयर में सिमिलर, सिमिलर जो होता है एक जैसी, और कंट्रास्ट में अपोजिट थिंग्स को साथ रख के देखा जाता है। तो कंट्रास्ट और कंपैरिजन का पूरा एक टॉपिक अगर आप बना के स्टडी करें तो ज्यादा बेहतर है। विच सबऑर्डिनेटेड कंजंक्शंस आर यूज्ड एज कंट्रास्ट एंड कंपैरिजन। कंपैरिजन और कंट्रास्ट के लिए कौन से जो है
सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इस्तेमाल होते हैं, इसको अच्छे से ये कम अज कम आप ये तैयार करने के लिए मैं तो कहता हूँ 1 महीना भी कम है। वैसे तो 3-4 दिनों में मेहनत करें तो हो जाते हैं, लेकिन महीना मेरे हिसाब से कम है इन पे एक्सपर्ट होने के लिए, महारत हासिल करने के लिए कि आप फर इस तरह के जुमले कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बोलना शुरू कर दें। तो 1 महीना आपकी पहचान करना तो एक 5 बच्चे का काम होता है, वो तो कोई बात नहीं। जब फैन बॉय से नहीं जुड़ा हुआ, एक क्लास है दूसरी क्लास है, फैन बॉय से नहीं जुड़ी हुई कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, वो तो एक नॉर्मल चीज बिल्कुल अगर आपने कंपाउंड को सीख लिया है पहचान, तो कॉम्प्लेक्स की तो खुद कंपाउंड नहीं है तो कॉम्प्लेक्स क्यों ना, सादा तो वैसे ही एक क्लास है ना। आप 2 क्लासेज आप देखे बैठे हैं, 2 क्लासेज हैं, एक क्लास का भी अपना सब्जेक्ट वर्ब है, दूसरी क्लास का भी अपना सब्जेक्ट वर्ब है, आप ये तो देखे बैठे हैं। अब आपको ये देखना है कि ये कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है। अगर कंपाउंड नहीं है तो फिर कॉम्प्लेक्स होगा। कंपाउंड के लिए आसान सी बात है, फैन बॉय से जुड़ा होता है। कॉम्प्लेक्स के चलो 10 11 12 15 हो सकते हैं, तो लेकिन उधर तो 7 ही है ना। तो बहरहाल अब हम आगे चलते हैं। आपने ये सारा देख लेना है किस लिए इस्तेमाल होते हैं और कब इस्तेमाल होते हैं, फिर फर्क भी है। कंट्रास्ट है, अगर सिर्फ आल दो से करें, आप स्ट्रॉन्ग कंट्रास्ट है तो फिर इवन दो से करें। इसी तरीके से जैसे आपका ये कंडीशन है, नेगेटिव कंडीशन है या स्ट्रॉन्ग कंडीशन है, तो ये आपने खुद देख लेना है। ये जो है टाइम आफ्टर, ये भी दो सीक्वेंस को बताते हैं, एक पहले और एक बाद में। इन तरतीब जो होता है, कोई अमल जब तरतीब में आपने रखना होगा, इनका इस्तेमाल भी आपने यहीं से ही इनका फंक्शन समझना है। ये सामने जो है ये फंक्शन है इनके, इनको फंक्शन भी समझ लेना है यहीं से। उसके बाद एक बहुत जो है अच्छी और अहम स्लाइड बनाई है, उसमें मैंने ये किया है कि C4+PT मॉडल दिया है आपको। तो मानी के लिहाज से कनेक्टर्स की जो अकसाम, कनेक्टर्स भी इनको बोलेंगे हम, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन या कनेक्टर्स, कनेक्ट का काम कर रहे हैं जोड़ने का, तो कनेक्टर्स भी हैं, लेकिन ये उनकी तरह नहीं है जो पहले हमने कनेक्टर्स पढ़े थे। कोऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग आज़ाद आज़ाद सेंटेंस को या आज़ाद क्लास को आज़ाद क्लास के साथ जोड़ देते हैं और आज़ाद ही रहने देते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं, ये वो ग्लू का काम करते हैं, ये आर्किटेक्ट का काम करते हैं, माहमार का काम करते हैं, मोमार माहमार का काम करते हैं कि उनका जो फंक्शन है वो भी बदल देते हैं, उनका जो स्टेटस है वो बदल देते हैं। इंडिपेंडेंट से एक क्लास को पकड़ते हैं, इंडिपेंडेंट होती है लेकिन उसको डिपेंडेंट कर देते हैं। तो ये आपने बात अच्छे से समझ के रखनी है कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट रखने का कोई और जरिया नहीं होता। ये यही बताता है। आप देखें, जब एक क्लास से पहले एज आएगा तो आपने, वो क्लास है, आपने कहना है ये डिपेंडेंट क्लास है, उसको कोई और तरीका नहीं है। ये अपना सेंस जो है वो कंप्लीट कर रहा है, ये वो कर रहा है, इस तरह कुछ नहीं होता। कोई समझ नहीं आती ये किस किताबें है, उस किताबें कैसे किताबें है, ऐसे सिर्फ आपको यही देखना है कि आपके पास ये मार्कर आ रहा है, एक निशान आ रहा है जो आपको बता देगा कि मेरे बाद जो है डिपेंडेंट क्लास आ रही है। ये आपने याद रखना होता है। बिकॉज के बाद कभी भी इंडिपेंडेंट क्लास नहीं होगी, बिकॉज जब भी आएगा उसके बाद डिपेंडेंट क्लास होगी। बिकॉज खुद बता देगा कि मेरे बाद जो क्लास आ रही है वो, क्योंकि आपने इंडिपेंडेंट को जब विकास से, दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को विकास से जोड़ा है, तो वही तो आप, विकास तो यही काम करेगा ना, एक को स्टेटस चेंज कर देगा, उसको डिपेंडेंट कर देगा। तो यही चीज है कि आप ये ना समझे कि इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट क्लास, बच्चों से यही पहचान नहीं होती है। तो ये सारे जो हैं काज के लिए, बिकॉज सिंस एज ए कंडीशन के लिए, ये इफ अनलेस प्रोवाइडेड दैट, कंट्रास्ट के लिए 4 C4 का मतलब है 4 C से होंगे, यानी काज, कंडीशन, कंट्रास्ट और कंपैरिजन। कंट्रास्ट कंपैरिजन मैं आपको पहले बोल रहा हूँ कि ये तकरीबन एक जैसी बातें होती हैं। कंट्रास्ट में आप जो अपोजिट चीजें होती हैं उनको ले आते हैं, अपोजिट खसूसियात वाले। कंपैरिजन में आप सिमिलर को लेकर आते हैं, सिमिलर चीजों को देखते हैं। तो कंट्रास्ट में आपके पास आल्दो, इवन दो, वाइल, ये वाले सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस होंगे जो इस्तेमाल होंगे। और कंपैरिजन के लिए देन, एज मच एज, वेयर एज। इनमें से थोड़ा सा जो है फंक्शन डुअल का भी कुछ काम कर जाते हैं, वो मैंने पीछे हाईलाइट करके भी दिखाया है कि वाइल जो है वो डुअल का काम कर जाता होता है। तो मकसद के लिए जो है दो ही हैं, सो दैट और इन ऑर्डर दैट, और आफ्टर, बिफोर, व्हेन, व्हेन एवर। आफ्टर, बिफोर, व्हेन एवर वक्त को बताने के लिए होंगे। और ये किस सवाल का जवाब देते हैं, क्यों हुआ, किस सूरत में, इसके बावजूद, बमुकाबला, किस मकसद के लिए, कब हुआ। एक और बात अच्छी सी याद रख लें कि जब ये इस्तेमाल आपने करने हैं तो आपने पूरे सेंटेंसेस को जोड़ना है। ये नहीं कि उनमें जो है कंजंक्शन जो है वो लफ्जों को भी जोड़ते थे, मुहावरों को भी जोड़ते थे और क्लासेस को भी जोड़ते थे। ये बात बड़ी
बारीकी से समझनी होती है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ सेंटेंसेस को जोड़ेंगे, यानी एक सब्जेक्ट वर्ब फिर दूसरे का सब्जेक्ट वर्ब फिर उनको जोड़ना है। यानी जब आप एक्शन पूरे बताएंगे उनके डूअर भी होंगे, चाहे सेम है या अलग है, लेकिन जब एक्शन भी होंगे और उनके डूअर भी होंगे तब जाके दो एक्शन हो दो डूअर हो, और फिर उनको आपने जोड़ना है। तो तब यानी कब हुआ, अब ये नहीं कि आपने आपने टाइम बताना 2 बजे हुआ, नहीं, आपने बताना है किस एक्शन के साथ हुआ, यानी कि उसके एक्शन के आपने बता के करना है कि ये सेंटेंस या ये एक्शन जब हुआ तो ये एक्शन तब हुआ। एक्शन के हिसाब से ये सारे जो है इनमें एक्शन आपने बताने हैं, क्यों हुआ एक्शन के साथ आपने जवाब देना है। ये चीज आप समझ लेनी है। अब आप में आप मिसालें करेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ये चीज है। इसके बाद आप मिसालों पे, अब ये जो पहला है ग्रुप वो काज का है, काज में जो है बिकाज है, सिंस और एज। अब इसकी सारी जो है काज की 5 मिसालें होंगी, सिंस की 5 मिसालें होंगी, एज की 5, उनके उर्दू इक्वल्स होंगे। मैं वहां पे रुकूंगा नहीं, मैं चलता जाऊंगा, आपने स्टॉप करके खुद ही नोट कर लेना है। जी पहली स्लाइड हमारे पास है, ये बिकाज के लिए है। अच्छा चलो मैं आपको ये थोड़ी सी बात बता देता हूँ। एक तो बिकॉज इट वाज रेनिंग वी स्टेड इनसाइड। अब यहाँ पे इस जुमले को आपने देखना है। अभी तो ये देखें कि बिकॉज जो है ये पहले आया हुआ है, और यहाँ पे बिकॉज वाला जो क्लास है वो बाद में आई हुई है। एक है बिकॉज वाली क्लास, बिकॉज इट वाज रेनिंग, दूसरी क्लास है वी स्टेड इनसाइड। अब जिसके साथ आपने सबऑर्डिनेटेड कंजंक्शन लगा दिया वो तो डिपेंडेंट क्लास हो गई। अब यहाँ पे डिपेंडेंट क्लास कौन सी है, बिकॉज इट वाज रेनिंग पूरी। क्यों, क्योंकि ये क्लास जो है ना इट भी है और वर्ब भी है, यानी सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है। फिर वी स्टेड, वी वर्ब है, सब्जेक्ट है और उसका वर्ब भी है, दो क्लासेस हो गई। अब इनमें से डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का ही है ना, तो आप ये समझ लें कि जिसके साथ आपने बिकॉज, ये इट वाज रेनिंग ये क्लास है, लेकिन बिकॉज लगा दिया, अब ये डिपेंडेंट बन गई। क्लास मैंने आपको बोला जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब होता है, अब उसके साथ आपने बिकॉज लगा दिया, ये डिपेंडेंट क्लास हो गई। वी स्टेड इनसाइड, वी सब्जेक्ट और वर्ब, ये भी एक क्लास है। अब इन दो क्लासेस को आप देख लें कि पहले क्लास जो आपने रखी है वो डिपेंडेंट रखी है, लेकिन तरीका क्या रखा है, फिर पंक्चुएशन यहाँ कॉमा लगाया आपने। बिकॉज वाली क्लास यानी सबऑर्डिनेटेड कंजंक्शन वाली क्लास को पहले रखा है और मेन क्लास बाद में रखी है। अब बात यह है कि यहाँ पे जो बात अहम है वो ये बिकॉज इट वाज रेनिंग वाली होगी, ज्यादा अहम, ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि जिसको अहमियत देनी होती है उसको आप शुरू में कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे शी इज हैप्पी बिकॉज शी पास द एग्जाम, यहाँ पे जो बात अहम है वो शी इज हैप्पी है। हमेशा मेन क्लास अहम होती है, और ये जो डिपेंडेंट क्लास होती है, ये जो सबऑर्डिनेटेड कंजंक्शंस होते हैं, ये काम भी यही कर रहे हैं कि उसका स्टेटस नीचे कर देते हैं, उसका रैंक जो है डिमोट कर देते हैं, उसका मर्तबा नीचे ले आते हैं। अब यानी वो ज्यादा अहम नहीं रहा, जुमले में ज्यादा अहम है शी इज हैप्पी। अब बिकॉज शी पास द एग्जाम, लेकिन अगर आप जो है रीजन को ज्यादा अहम करना चाहते हैं तो फिर आप उसको शुरू में लिख देंगे, बस इतना सा फर्क है। यानी यहाँ इस जुमले में ये ज्यादा अहम है और इस जुमले में शी इज हैप्पी ज्यादा अहम है। लेकिन हमेशा जो असूल होता है वो ज्यादातर यही होता है कि जो मेन क्लास होती है वो इंपॉर्टेंट होती है, ज्यादा अहम होती है, और जो दूसरी क्लास होती है इसीलिए उसको बिकॉज के साथ जोड़ा जाता है, और वो काम उसी को एक्सप्लेन कर रही थी ना मेन क्लास को, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट तो मेन क्लास होगी। जी, ये मैंने आपको एक रूल भी बता दिया कि अगर बिकॉज शुरू में आ जाए, लेकिन सब ऑर्डिनेटेड कंजंक्शन वाले जो होते हैं वो कोऑर्डिनेटेड कंजंक्शन जो है वो आमतौर पे क्लासेस शुरू में नहीं आती हैं, वो दरमियान में ही आती हैं। एक वो बिकॉज से तो शुरू होगा आमतौर पे जुमला सबऑर्डिनेटेड कंजंक्शन से, लेकिन जो कंपाउंड सेंटेंसेस होते हैं उनमें जो कंपाउंड फैन बॉयज हैं उनसे जुमला आमतौर पे इस्तेमाल शुरू नहीं होता, लेकिन कभी कभी कहीं कहीं को वो करते हैं, वो अलग बात है, लेकिन आमतौर पे आम हमारी किताबों में नहीं होता है। इस स्लाइड में थोड़ा ही रुकेंगे, आप मजीद देख सकते हैं सब कुछ, इसको रोक के आप पढ़ें और समझने की कोशिश करें। कंडीशन के आगे इफ अनलेस प्रोवाइडेड दैट। अब इफ की 5 मिसालें, अनलेस की 5 मिसालें, प्रोवाइडेड दैट की 5 मिसालें।
पीछे बाकी मैंने आपको इनका फर्क बताया, इफ अनलेस प्रोवाइडेड दैट, एक पहला जो चार्ट मैंने एक स्लाइड बनाई थी उसमें आप देख सकते हैं इफ कंडीशन है जो प्रोवाइडेड दैट वो स्ट्रांग होती है, यानी जैसे दफ्तरों में या इधर उधर का इस्तेमाल होती है, बहुत अहम होती है, जब कोई शर्त होता है वो प्रोवाइडेड दैट लगाते हैं, कंडीशन होती है तो, और उसके बाद जो है अनलेस जो वो नेगेटिव होता है इसका। कंट्रास्ट के लिए ऑल दो इवन दो वाइल हैं, लेकिन ये यहाँ पे मैं ज़रूरी नहीं, मैं ये कहता हूँ कि कोई डुअल पर्पस भी हो जाते हैं इनके, तो हर ग्रामर या हर जगह पे ये एक ही वाइल जो है वो सिर्फ कंट्रास्ट को नहीं बताएगा, बल्कि ये जो है कंपेयर कंपेयर को भी, टाइम को भी बता सकता है। ऑल दो, इवन दो, इसमें थोड़ा सा समझने की बात है। आई लिसन टू म्यूजिक व्हाइल आई वाज कुकिंग, while she loves cats her brother prefers dogs, the phone rang while I was taking a shower, फोन की घंटी बजी जब मैं नहा रहा था। तो इसमें इसमें आप उर्दू से समझने की कोशिश करें। अब कंपैरिजन के लिए देन एज मच एज वेयर एज, यहां से देन के बाद आई एम लगाना है, ये नहीं कि मी लगा दें आप इन जुमलों में, क्यों? क्योंकि पूरी वो होना जरूरी है क्लास, सब्जेक्ट और वर्ब, यहाँ सब्जेक्ट और वर्ब फिर देन से जोड़ना है। यहाँ पे जो है ईट, यहाँ पे क्लास ऐसा लगता है जैसे ये यू वांट, ये तो सब्जेक्ट और वर्ब है, लेकिन यहाँ पे ईट सिर्फ वर्ब है तो इसका सब्जेक्ट नहीं है, तो ऐसा लगता है जैसे यहाँ पे जो है वो हम जो बात कर चुके थे जिन क्लासेस को जोड़ने वाली वो कुछ आगे पीछे हुई, तो ऐसा हरगिज नहीं है। यहाँ पे यू ईट, यू जो है वो हिडन सब्जेक्ट है और वो एक अंडरस्टूड सब्जेक्ट है, इसलिए है सही। यू ईट, यू सब्जेक्ट और ईट उसका वर्ब है, और एज मच एज यानी एक क्लास ये होगी और दूसरी क्लास ये होगी और उनको एज मच एज से जोड़ा गया है। मैंने आपसे जो बात की थी वो असूल मैं आपको यहाँ पे कहीं आप ऐसा ना कहें कि ये तो कोई ये क्या इसमें कौन सी क्लास है, तो फिर भी इसमें मेन क्लास जो है प्रिंसिपल क्लास यू ईट ही है, ये भी याद रखें। और यू ईट को ये एक्सप्लेन कर रहा है एज मच एज यू वांट, और एज मच एज यू वांट ये डिपेंडेंट क्लास है, क्योंकि यू वांट का जो है स्टेटस जो है वो कम कर दिया एज मच एज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ने। तो मैंने आपको बोला था ये सिर्फ जोड़ते नहीं है बल्कि उनका स्टेटस भी चेंज करते हैं ना, यही बात तो आपने समझनी है। फैन बॉय स्टेटस नहीं चेंज करते थे, मैं बार बार आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वेयर पर्पज के लिए, सो दैट, इन ऑर्डर दैट, टाइम के लिए जो है आफ्टर, बिफोर, व्हेन, व्हेनेवर। आपको बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ आखिर पर तक जुड़े रहे। फिर भी आप लोगों को अगर पहले तो सबसे पहले जो है ना 10 15 तक कम से कम मैंने जो कवर किए हैं सबऑर्डिनेटेड कंजंक्शन, इनके नाम याद कर लें 15 के 15, और ग्रुप में याद करें C4 में कितने आ रहे हैं और P में पर्पज में और टाइम में कितने आ रहे हैं, हर के यानी कि कंडीशन, और इन जैसे मैंने कैटेगरीज बनाई हुई हैं, काज, कंडीशन, कंपेयर, कंट्रास्ट, इसी तरीके से इनकी आपने जो मिसालें हैं वो अच्छे से याद कर लें। काज के लिए जो इस्तेमाल होते हैं ये वाले हमारे हैं जी सबऑर्डिनेटेड कंजंक्शंस, कंडीशन के लिए ये वाले होते हैं।
तो पर्पज के लिए ये और टाइम के लिए ये होते हैं। उस तरीके से उनको याद करके फिर उनके उर्दू मुतबादिल याद कर लें, ये उनका उर्दू मुतबादिल होता है। फिर कौन सा स्ट्रॉन्ग और कौन सा वीक और कौन सा मिडल को ज़ाहिर करते हैं, स्ट्रॉन्ग कंडीशन है, मिडल कंडीशन है, वीक कंडीशन है, वो आप देख लें। उसके बाद मिसालों को बार बार पढ़ें और समझने की कोशिश करें और फिर इनको अपनी तहरीर का हिस्सा बनाएं। देखिए, सादा जुमला लिखते लिखते आप लोग थके नहीं है। मैट्रिक का बच्चा, एफएससी का बच्चा, बीएससी का बच्चा इंग्लिश तो लिख रहा होता है, लेकिन वो ऐसे ही बस लफ्जों को इधर उधर फेंक रहा है। कोई ये नहीं कि वो उसमें बनाव सिंगार नहीं है, कोई तरतीब नहीं, उसको खुद नहीं पता होता कि मैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लिख रहा हूँ, रट्टा मारा हुआ है, बस वो कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड है, कोई पता नहीं। अगर खुद से सीखोगे तो खुद से डिस्क्राइब करने वाले और खुद से अपने थॉट्स को आप पेजेस पे लिखना सीख जाओगे। उम्मीद है आपको बहुत ज़्यादा समझ आई होगी। आपका बहुत शुक्रिया।